हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया में कोई भी इंसान बियॉन्डर्स की ताकत पा सकता है। बस उन्हें कुछ रिवाजों को अदा करना होगा। ऐसे 22 रास्ते हैं जिनकी शुरुआत 9वें स्थान से होती है। जैसे ही स्थान कम होते जाते हैं, बियॉन्डर्स की ताकत भी बढ़ती जाती है। कुछ स्थानों पर बियॉन्डर्स को देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त होती है और इस युद्ध को अब दैत्य की तरफ जाने का रास्ता कहा जाता है। 5वीं सदी लोहयुग सितंबर 9 1349 टिंगर शहर के कयामत का दिन। एक हामला औरत जिसके पेट में बच्चे नहीं बल्कि कुछ और होता है और वो बड़े बड़े लपटों की शक्ल में बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ एक इंसान जो कि उस लपटों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये दुनिया एक भ्रम है जहाँ पर संघर्ष चलता रहता है। फिर वो इंसान उन लपटों से बचता हुआ उस औरत के पास पहुंच जाता है। वो बहुत ही भयानक हो चुकी होती है। तभी हमें बताया जाता है परम तत्व एक वरदान है। वो राक्षसी औरत उस पर हमला करने लगती है। हमें बताया जाता है फिर से अभाव, गंदगी और अंधेरे के साथ। हम देखते हैं कि वो इंसान उसकी तरफ एक ताश का पट्टा फेंकता है, लेकिन उस औरत की लपटें उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। हमें बताया जाता है अज्ञान जागेगा। फिर हमें वो फिर से उठता हुआ नजर आता है। फिर वो इंसान सामने की जानिब देखता है। हमें बताई जाती है इस निंदा की सजा। चरवाहा भक्ति पूर्वक रेंगने लगता है। वो राक्षसी औरत पागल हो रही होती है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। फिर से आवाज सुनाई जाती है, मैं अपने सारे मामलों को तुम्हारे आगे पेश करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ तबाह होने लगता है और तभी आवाज आती है, मैंने इसे स्वीकार किया, तुम्हें देवित्व दिया जाता है। हम एक इंसान आसमान से नीचे गिरता हुआ नजर आता है। फिर एक आवाज़ आती है, ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी घंटे की आवाज़ सुनाई जाती है और वो इंसान हवा में ही लटक जाता है। वो हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन उसका शरीर लपटों में बदल जाता है और देखते ही देखते वो किसी और के शरीर में घुस जाता है। 5वां युग 28 जून 1349। वो कहता है, कौन हूँ मैं? क्या वो एक सपना था? तभी वो अपने सामने खून को और गन को देखता है। वो उससे डर जाता है। हम देखते हैं कि उसका दिमाग दर्द कर रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा छेद होता है जो उसने खुद ही बंदूक से मार के किया होता है, लेकिन वो भर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। अचानक से उसे बहुत सारी यादें याद आने लगती है। वो अपना सर पकड़ के एक तरफ हो जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, क्लेन। वो पलटता है और कहता है कि वो कौन है। वो फिर से पूछता है कि क्लेन कौन है। तभी वो खुद को आईने में देखता है और कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। क्या मेरी आत्मा दूसरे शरीर में आ गई? हमें एक बंदा मरा हुआ नजर आता है और तभी दरवाजा खोल के पुलिस अंदर आती है। अफसर कहता है कि मुझे रिपोर्ट दो, जिस पर उसका सहायक कहता है, यहाँ पर 2 लाशें हैं। वेल्चर नाया, हिस्ट्री ग्रेजुएट, खोया यूनिवर्सिटी से। देखने से लग रहा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन इन्होंने काले जादू का इस्तेमाल किया है। ऐसा लग रहा है इन्होंने बियॉन्डर त्याग किया है, जिसके कारण काली ताकतें जागरूक हो चुकी है। फिर वो एक तस्वीर देखता है और कहता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर वो कहता है कि इसका नाम क्लैन मॉरिटी है। मरे हुए का हम जमात, इसके माँ बाप मर चुके हैं और अब ये अपने भाई बहनों के साथ रहता है। टिंगन शहर का शहरी जो कि आवा रियासत का नागरिक है, उत्तरी महाद्वीप के लोयन साम्राज्य में। हिस्ट्री ग्रेजुएट, जिसकी काबिलियत है प्राचीन चीजों को पढ़ना और समझना। तभी हमें वो एक किताब खुलता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि 29 में वेल्च मेरे पास आया। उसने कहा कि उसके पास एक प्राचीन किताब है। 20 जून हमने किताब के पहले पन्ने को समझ लिया। ओ मेरी देवी, ये तो 4वीं सदी की किताब है। ये किसने लिखी है? तभी कैप्टन कहता है, एंटीगोनस फैमिली। जून 21, 22 और 25 एंटीगोनस, टुंडर साम्राज्य, काला राजा, हार्मोनिक पर्वतमाला। जून 26, सारी अजीब चीजें सच हो गई। जून 28, रुको जरा, 27वीं तारीख के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? फिर अचानक से किताब के पत्ते पलटने लगते हैं और एक लाल हाथ वाला पेज सामने आता है। उस पर लिखा होता है, हरमिस सब मरेंगे मेरे साथ। वो सोचता है कि आखिर क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा। अंदर से आवाज आती है, क्लैन, और तभी वो घबरा जाता है। वो खून के निशानों को छुपाने लगता है। तभी उसकी बहन दरवाजा खोलती है। ये है मिशेला मॉरिटी, ब्लैकलूंड यूनिवर्सिटी की छात्रा। वो कहती है कि तुम सारी रात यही काम कर रहे थे। तभी वो कहती है कि ये सब क्या है, जिस पर वो कहता है कि मैं अभी जागा हूँ, इसीलिए सफाई कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम बड़े अजीब लग रहे हो। तभी वो ब्रश लेके मुंह धोने जाती है। तभी वो बंदूक को दराज में गिरा देता है, जिस पर वो कहती है कि वो क्या था। जिस पर वो कहता है कि मेरी एक घड़ी, इसने काम करना फिर से बंद कर दिया। तभी वो मुंह में ब्रश लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो कहता है कि इससे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे पछतावा भी हो रहा है। इसने आखिर ये घड़ी क्यों उठा ली? क्या ये वक्त को बराबर कर रही है? फिर वो कहती है कि हो गया और मुंह धोने जाने लगती है। वो सोचता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जिसकी एक प्यारी बहन है ध्यान रखने वाली। वो शीशे में खुद को देखता है और कहता है कि निशान नहीं है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा ने शरीर को अपना बना लिया है? मंदिर में खुद को गोली मार लेना, ये तो खुदकुशी है, या यूँ कहूँ कि खुदकुशी जैसा लगता है। क्लैन की याददाश्त आधी अधूरी है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी यादें धुंधली है। एक चीज़ तो साफ है, इसका लेना देना उस प्राचीन किताब से है, लेकिन मेरी आत्मा का शरीर बदलना, क्या ये सब कुछ भी एकदम आम है? सब कुछ एकदम आम ही लग रहा है। मेरा काम मेरी बदकिस्मती की वजह से ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रात के खाने से पहले खुशकिस्मती की रस्म की। उसकी बहन कहती
कहती है क्लैन, जिस पर वो आवाज देने के लिए ऊपर उठता है लेकिन उसका सर टकराता है। उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम सो जाओ, जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो उसे खाना दे देती है। वो कहती है मैं आज छुट्टी ले रही हूँ स्कूल से, तुम जाकर ब्रेड ले आओ, ये सारी ब्रेड गर्मी की वजह से बिगड़ गई है। और हाँ, डुम्बा और मटर भी ले आओ, मैं आज तुम्हारे लिए डुम्बे का मांस बनाऊंगी। मुझे काम से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार करना। वो कहता है कि मुझे माफ करना मेलिशा, शायद मैं यहाँ पर वापस ना आऊँ। इस बंदूक की आवाज बहुत जोर से निकलती है लेकिन फिर भी मेलिशा को भनक भी नहीं हुई। मुझे खुशकिस्मती की रस्म को फिर से करना चाहिए, शायद इससे मैं वापस चला जाऊँ। तभी उस ब्रेड का टुकड़ा खाता है और कहता है कि ये तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है स्मीरिंग, ये लीजिए 8 पाउंड। वो कहती है बेटा क्लेन, क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया? जिस पर वो कहता है कि आपका पूछने का शुक्रिया। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर तुम बहुत अच्छी जगह पे चले जाना। लेकिन तभी उसे आभास होता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी वो उसे ब्रेड दे देती है और कहती है कि खुश रहना, उम्मीद है कि तुम्हारे पास अपना एक गुस्ल खाना आ जाए। जिस पर वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्मीरीन। फिर हमें टिंगर शहर की एक झलक दिखाई जाती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये कोई गरीब बस्ती लग रही होती है। ये सूरज तो एक जैसा ही लग रहा है, रात का चांद भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पृथ्वी पर ही हूँ या यूँ कहूँ एक पैरेलल यूनिवर्स में। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। वो ये देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि ये लोग सच में पत्ते खेल रहे हैं। आज से लगभग 100 साल पहले 29 राजा के रसल गुस्टेव ने इसे इजाद किया था। उन्होंने टैरो रीडिंग और स्टीमशिप का भी आविष्कार किया और टोर सेल बोर्ड में भी सुधार किए और बाहर के उत्सव को आम किया। जैसा कि ज्यादातर नॉवेल्स में होता है, राजा गुस्टेव भी दूसरी दुनिया से यहाँ के शरीर में आ गए थे। उसका एक सिक्का नीचे गिर जाता है, वो उसको उठाने के लिए झुकता है। तभी उसके ऊपर एक परछाई पड़ती है। वो अपनी बंदूक को पकड़ लेता है लेकिन वो देखता है कि वो एक जोकर होता है जिसके हाथ में सर्कस का कार्ड होता है। वो कहता है कि ये सर्कस, जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर जरूर आना आज रात को ठीक 7 बजे। तभी वो बंदा जिस तरफ हाथ करता है वहाँ पर एक इंसान उसे छुपकर देख रहा होता है। वो ये देखकर चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो उनसे बचने के लिए खेमे में चला जाता है। अंदर बैठी हुई लड़की कहती है कि भटकी हुई भेड़ इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। हमें उसका पीछा करने वाले लोग दिखाए जाते हैं। एक का नाम होता है जेनकिंग्स और दूसरे का नाम अभी नहीं दिखाया जाता। वो बाहर नजर रख रहा होता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। लड़की कहती है कि इधर आ जाओ, भाग्य के पत्ते तुम्हारा भाग्य दिखाएंगे। जिस पर वो कहता है भाग्य के पत्ते, ये तो पृथ्वी पर भी होता है, राजा रसेल जरूर पृथ्वी से ही आए होंगे। वो कहते हैं तो मेरे पहले ग्राहक हो, चलो आओ बैठ जाओ। जिस पर वो कहता है कि ये मुफ्त है। जिस पर वो कहती है कि अब हम शुरुआत करेंगे। जिस पर वो कहता है कि रुको जरा, मैं फिर से पूछूंगा क्या ये मुफ्त है? वो थोड़ी हिचकिचा कर कहती है हाँ। जिस पर वो कहता है कि अगर मुफ्त है तो मैं ये जरूर खेलूंगा। वो पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो? जिस पर वो कहता है भूत, भविष्य और वर्तमान। जिस पर वो कहती है कि सोच लो। तभी वो कहता है कि सोच लिया। तभी वो एक एक करके पट्टे उसे देने लगती है। वो कहती है पहला भूत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। तो मुफ्त में खेलने वाले तुम पहले कौन सा पत्ता उठाओगे? जिस पर वो वर्तमान को उठा लेता है। लड़की कहती है बेवकूफ। जिस पर वो दोहराता है बेवकूफ। ये पत्ता बेवकूफी को दर्शाता है, मतलब कि सब कुछ सिफर है। मुझे अपने आप को पहले से शुरुआत में लाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक और औरत आ जाती है और कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा मैम। वो कहते हैं कि अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरी कुर्सी पर बैठो। जिस पर वो सोचता है कि आखिरकार ये है तो बस एक खेल ही। तभी उसका पीछा करने वाला अंदर आ जाता है लेकिन वो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। हमें लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री की किताब दिखाई जाती है। हमेशा चमकने वाला सूरज, तूफान का देवता, ज्ञान और बुद्धि के देवता, सदा रात्रि की देवी, पृथ्वी माता, युद्ध के देवता, भाप और मशीनरी के देवता, ये 5वें युग में मान्यता प्राप्त 7 देवी देवता है। हम देखते हैं कि क्लैन रस्म की तैयारियां करने लगता है। वो कहता है अच्छे भाग्य या पुनरुत्थान की रस्म, मुझे वापस घर भेज दो। हम देखते हैं कि वो चारों दिशाओं में खाना और खाने के साथ रस्म की तख्तियां रख देता है। कमरे के बीचों बीच खड़े रहो और उसके बाद घड़ियाल की दूसरी दिशा में आगे चलो जिससे कि एक बक्सा बन जाए। वो एक एक कदम चलता है और हर कदम पे कहता है दिव्य योग्य और उसके बाद वो एक बक्सा बना लेता है और तभी वहाँ पर बहुत सारी हवा आने लगती है। हमें पुलिस वालों की घोड़ा गाड़ी भी बीच में दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि हवा का झोंका थम जाता है। वो कहता है कुछ नहीं हुआ लेकिन मैंने तो तभी उसके सर में शदीद दर्द होने लगता है। वो कहता है कि कहीं मैं कोई मुश्किल में तो नहीं पड़ गया। हम देखते हैं कि जिस पर्ची पर उसने लिखा होता है दिव्य योग्य वो मिट जाता है। हमें एक तिलिस्मी पत्थर दिखाया जाता है जो कि टूट जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है या यूं कहे कराहने लगता है लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि नीले और लाल रंग की लपटें उसे घेरने लगती है और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है ओ शीशे, तुझे हेल परिवार के नाम का वास्ता, चल अब जिंदा हो जा। हमें तूफानी समंदर के बीच एक इंसान दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक
एक कांच का ग्लास होता है या यूं कहे मर्तबान होता है और उस मर्तबान में अचानक से क्रिस्टल बनने लगते हैं और तभी हमें वो लड़की फिर से दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों भी उसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर क्लेन होता है। वो उसे देखते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई पर होता है उनसे। लड़की कहती है कि सर आप बता सकते हैं हम कहाँ है, जिसके ऊपर वो कहता है कि इन दोनों को मैंने बुलाया है क्या। वो कहती है आप पवित्र दुनिया के मालिक है क्या, जिस पर वो कहता है कि ये पवित्र दुनिया है। ये कैसी पवित्र दुनिया है जहाँ पर मंदिर भी नहीं है। उसके इतना कहने से ही वहाँ पर धुएं और भाप से एक मंदिर बनने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ वो कानून बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस धुएं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वो कहता है खेल की मेज बना दो और वहाँ पर खेल की मेज बन जाती है। तभी दूसरा शख्स कहता है कि सर क्या मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और आप कौन है, जिसके ऊपर वो कहता है मैं। वो सोचता है कि मैं हूँ ज़ोव बुंगरे या फिर क्लेन, आखिर मैं हूँ कौन। फिर वो कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बुला सकते हो, जिसके ऊपर वो शख्स कहता है मिस्टर बेवकूफ़ आपको हमसे क्या चाहिए, जिसके ऊपर वो कहता है कि एक कोशिश, जिसके ऊपर लड़की कहती है एक कोशिश, लेकिन हम तो एक कोशिश कर चुके हैं पहले से ही, क्या हम घर जा सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम उसके बाद घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा। फिर वो कहता है कि इस आवाज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये तो किसी लड़की का है पक्का, लेकिन दूसरी आवाज़ वो बहुत ही शांत और सहज है, बता पाना मुश्किल है। लड़की कहती है ये दुनिया कितनी ज़्यादा अचंभित है, मैं हमेशा से ही ऐसी चीज़ें देखना चाहती थी, इस तरह की ताकत और जादू को देखना चाहती थी। वो कहते हैं मिस्टर बेवकूफ़ मुझे क्या करना होगा एक बेलैंडर बनने के लिए। जिस पर वो कहता है कि एक बेलैंडर आखिर ये क्या होता है। फिर वो कहता है वो शख्स अगर तुम्हें जवाब मालूम है तो सही तरह से बोलो। वो शख्स सोचता है कि कमरे के उस तरफ की लड़की लियोन कुलीन जैसी मालूम पड़ती है और मैं दूर स्थित सोनिया सागर से हूँ, हम दोनों मीलों दूर है, पता नहीं बेवकूफ़ ने ये कैसे किया। वो कहता है ये लड़की तुम लियोन से होना एक बियॉन्डर बनना चाहती हो और इसीलिए तुमने सदारात की देवी के चर्च को कबूल किया है या फिर तूफानी देवता के चर्च को कबूल किया है या फिर किसी और देवता के चर्च को। ज़्यादातर लोग बियॉन्डर नहीं बन पाते। अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें मुसलसल लड़ाई करनी होगी उस अंधेरे से जो बढ़ता रहता है। वो कहते हैं लेकिन मैं आज़ाद तो रहूंगी ना। जिस पर वो कहता है कि तुम वापस लौट जाओ अपने कुलीनों के पास। वो कहते हैं कोई तो रास्ता होगा। जिस पर वो जवाब देता है कि मेरे पास 2 स्थान 9 की औषधियाँ है। लड़की चौंक कहती है 9वां स्थान। क्लेन कहता है कि क्या है 2। वो कहता है उनमें से एक को नाविक और दूसरे को दर्शक कहा जाता है। क्लेन सोचता है कि शायद ये किसी असाध्य शक्ति का नाम है जिसको अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है। स्थान शायद किसी तरह के स्तर की इकाई है। लड़की कहती है बेवकूफ़ जी मैं इस इंसान से मुआहदा करना चाहूंगी, आपसे एक इल्तिजा है कि क्या आप इसके साक्षी बनेंगे। क्लेन कहता है क्यों नहीं। जिस पर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि क्या आप मेरे लिए थोड़ी और इस तरह की बैठकों का इंतजाम करेंगे। शख्स कहता है कि बेवकूफ़ जी आपकी ताकत असाध्य है, लेकिन कुलीन लड़की जो उस कमरे में है और मैं उन छोटी मोटी बातों को ज़रूर संभाल सकते हैं जिन्हें आप निपटना ना चाहे। वो कहता है बार बार बैठक करने से कहीं इन्हें ये ना पता चल जाए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ ना पता होने की वजह से जो डर मुझ में जागा है उसे मुझे दबाना ही होगा। फिर वो कहता है कि बैठक हर सोमवार दोपहर 3 बजे होगी, तुम अपनी अपनी ज़ात को यहाँ पर लेकर आ जाना, आगे बात करो। जिस पर लड़की कहती है बेवकूफ़ जी मैं चाहती हूँ कि हम हमारे अलग अलग नाम रख ले, क्योंकि असली नामों के साथ तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। क्यों। वो कहता है कि अच्छा सुझाव है, लेकिन तभी कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है और उसे महसूस होता है, उसका सर दुखने लगता है। तभी लड़की कहती है कि बेवकूफ़ जी ये तो भाग्य के पत्तों की तरह लगता है, तो ठीक है आज से मेरा नाम इंसाफ होगा। शख्स कहता है टांगा गया इंसान। वो सोचता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लड़की कहती है तो ठीक है अब हम भाग्य के पत्तों के गढ़ में है। शख्स कहता है कि राजा के घर में इश्निंदा की कड़ी सजा होती थी, भाग्य के पत्तों में काले 22 रास्ते हैं। तभी क्लेन कहता है कि अब बस करो। बैठक उठाई जाती है। जिस पर लड़की कहती है कि जैसा आप कहे। जिस पर शख्स कहता है कि जैसा आप कहे। वो जाग जाता है और कहता है कि कौन है। जिस पर बाहर से आवाज आती है पुलिस। जिस पर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो उस किताब को बाकी किताबों के नीचे रख देता है और बंदूक को छुपा देता है। फिर वो अपने बालों को बिगाड़ देता है। दरवाजा खोल के कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा मैं सो रहा था। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे आप तो वही इंसान है ना जो कि चौगान पे मेरा पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर कहता है चौगान, वाह क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहकर वो अंदर आ जाता है। क्लेयर कहता है कि आप अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं। जिस पर दूसरा अफसर कहता है कि डरिए मत, ये तो बस एक रूटीन इंक्वायरी है। इस पुलिस वाले का नाम होता है डून स्मिथ। वो कहता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं, नाया और वेल्च ने अपनी जानें ले ली। डून कहता है कि देखने से तो ऐसा ही लगता है। जिस पर वो सोचता है कि इन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जान ले ली है। तभी लियोनार्डो कहता है कि ये कैसी किताब है। जिस पर वो कहता है कि वो मेरी है। तभी वो उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने लगता है। सब मर जाएंगे मेरे साथ, इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, फिलहाल का मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर पुलिस अफसर कहता है तुम्हारी उनसे मुलाकात के पुख्ते सबूत है हमारे पास। वो कहता है आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी डायरी को देखकर
पर बस अनुमान ही लगा सकता हूँ। अफसर कहता है कि मिस्टर मैकगोवन की रिवॉल्वर गायब है। मुझे पक्का यकीन है कि वो हमें यहाँ मिलेगी। क्यों मिस्टर मॉरिटी? मॉरिटी कहता है कि वो स्टूल के नीचे है। अफसर कहता है कुछ और भी कहना है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, कल आधी रात हुई थी और मैंने खुद को मेज पर सोया हुआ पाया। मुझे लगता है कि मैंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी और तभी से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अफसर कहता है कि तुम तो बहुत होशियार हो, जिस पर वो कहता है कि आपको ये कहना चाहिए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। अफसर कहता है मैंने जो सोचा ये उससे उलट जा रहा है। वो कहता है तो अब क्या करे? जिस पर अफसर कहता है तुम्हारा फिजिकल चेकअप करवाएंगे, देखेंगे कि तुम कितना सच बोल रहे हो और तो और वो लड़की तुम्हारी भूली हुई यादों को भी वापस ले आएगी। वो सोचता है एक साइको, फिर तो वो मेरी पिछली दुनिया की यादें भी जान लेगी। दूसरा अफसर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि तुम जिंदा हो। अक्सर ऐसे केसेस के अंदर सभी मर जाते हैं और फिर वो उसकी डायरी वही छोड़ देता है। वो उनकी घोड़ा गाड़ी तक आ जाते हैं, तभी वो रुक जाता है। अफसर कहता है कि क्या हुआ मिस्टर मॉरिटी? जिस पर वो सोचता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ तो फिर। तभी एक ब्रेड चुरा के लड़का वहाँ से भाग रहा होता है और अफसर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो हाथ पैर मारने लगता है और तभी वहाँ पर एक डंडा खिसक जाता है। घोड़ा शोर शराबे से आवाज करने लगता है और भिन्नाने लगता है। तभी अफसर पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि मिस्टर मॉरिटी वहाँ पर होते ही नहीं है। हमें क्लेन लोगों से टकराकर भागता हुआ नजर आता है। वो एक जगह पर आकर थम जाता है। वो दूसरी जानिब चल देता है, लेकिन तभी ऊपर से कोई पानी फेंकता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब वो अपनी आंखें खोलता है। वो सोचता है कि जमा और मक्का ठहर चुके हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पर कोई बियॉन्डर है, लेकिन तभी वो देखता है कि हर तरफ से चीजें उड़ने लगती है और उसके रास्ते बंद होने लगते हैं। उसे जहाँ रास्ता मिलता है वो वहाँ से भागने लगता है और एक बगी के आगे आके रुकता है। वो उस बगी में बैठ जाता है और कहता है कि सीधे चलो। वो कहता है पीछे तो कोई भी नहीं है, या खुदा तेरा शुक्र है। फिर वो कहता है कि सीधे ही चलिएगा, लेकिन टांगे वाला बगी को मोड़ देता है। तभी वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि वेल्च के घर। हम देखते हैं कि वो वही पुलिस वाला होता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो कहता है कि ये कैसा सपना था। उसके घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वो देखता है कि वही पुलिस वाला उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि फिर से मिलकर खुशी हुई। मॉरिटी कहता है कि ये क्या हो रहा है? क्या ये बियॉन्डर है और ये मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है? पुलिस अफसर कहता है कि मिस्टर मॉरिटी, हम इतने ताकतवर है आज रात कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस पर वो कहता है कि हम देखते हैं कि वो उसकी तिलिस्मी दुनिया में होता है और तभी एक लड़की की आवाज़ आती है कि मिस्टर मॉरिटी, आपको ज़रा भी डर नहीं होगा, बस अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। फिर वो उसे पकड़ लेती है। लड़की कहती है बस ढीला छोड़ दे, जिस पर वो कहता है नहीं नहीं। पुलिस अफसर ड्यून कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम बखूबी जानती है। वो तो लाशों से भी उगलवा लेती है, तुम तो फिर भी एक जिंदा इंसान हो। वो एक जगह पे अकेला ही खड़ा हुआ होता है। तभी उसे दो और इंसान दिखते हैं। वो कहता है माँ और बाबा, लेकिन तभी वो लड़की कहती है क्लैन, और वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो कहती है किनारों पर से याददाश्त मिट चुकी है, लेकिन समंदर की गहराई के अंदर तुम्हारी बहुत सारी यादें हैं जो छुपी हुई है। वो सोचता है क्या उसने सब कुछ देख लिया? तभी वो कहता है कि नहीं, उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। ये मेरा दिमाग है और वो सब कुछ नहीं देख पा रही, शायद ये धुंध की वजह से है। तभी वो पीछे से उसको पकड़ लेती है और कहती है क्लैन, मुझे बताओ वो किताब तुम्हें कहाँ से मिली? क्या एंटोजेनस परिवार से नाता है तुम्हारा? वो कहता है वो किताब मेरे पास नहीं है। जिस पर वो कहती है कि जून 27 वेल्च के घर पे क्या हुआ था? वो कहता है वेल्च और माया, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि वो कैसे मरे? वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं। तभी वो एक बंदूक बनाता है और उसके सामने कर देता है। वो देखता है कि वो जरा भी नहीं डर रही होती। तभी वो उसी बंदूक से खुद को मार देता है। उसकी आंखें खुलती और वो कहता है कि क्या मैं कामयाब हुआ? जिस पर उस लड़की की आवाज़ सुनाई जाती है। वो कहती है कि मुझे 3 चीज़ें पता नहीं चली। उसने खुद को मार दिया, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और जहाँ तक इसकी भूली हुई यादों की बात करे तो ये वेल्च और नाया की आत्माओं की तरह ही है। कुछ भी पता नहीं चला इसके ऊपर जो शक्ति असर कर रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने इससे पहले इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी, संभल कर रहना। तभी डूम कहता है कि एंटागोनिस परिवार की किताब गायब है, तुम पर से खतरा टला नहीं है। जिस पर वो कहता है तो अब मेरा? जिस पर डूम कहता है कि हम तुम्हारी मासिया नहीं है, हम तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो और एक बियॉन्डर बन सकते हो। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।